अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में वाटर स्कार्सिटी के इश्यूज की। दूसरा बड़ा थ्रेट है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। 2015 में 1200 लोग मरे कराची में एक हीट स्ट्रोक की वजह से और एक्सट्रीम हॉट वेदर की वजह से। हीट वेव्स और ड्रॉट जो हैं वो रिजल्ट हैं किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। और फॉरेस्ट कवर जो है जो पाकिस्तान में 1947 में 5% था वो 2020 में 2% रह गया है। पाकिस्तान के पास पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी कम होने की वजह से, इरेगुलर वेदर पैटर्न्स की वजह से, एरेटिक मूनसून सीजन की वजह से सर्दियों में गर्मियाँ या गर्मियों का सीज़न कम होते जाना, आ, सर्दियों के सीज़न का कम होते जाना, गर्मियों के सीज़न का बढ़ते जाना, एक्सट्रीम हीट के सीजन्स होना या एक्सट्रीम कोल्ड के सीजन्स होना, एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस का आ जाना, इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हुआ है किसके ऊपर? पाकिस्तान में वाटर सिक्योरिटी के ऊपर। और इसने पाकिस्तान की जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको कम कर दिया है। इश्यूज के अगर आप हम बात देखें तो यहाँ पे आप देखें एक कंपैरिजन आपको नजर आ रहा है डिफरेंट रिवर बेसिन्स का, एवरेज एनुअल फ्लो का, नंबर ऑफ डैम्स का, लाइव स्टोरेज कैपेसिटी का और परसेंटेज स्टोरेज का। मिसाल के तौर पे इंडस बेसिन में देखें 145 इसका है एवरेज एनुअल फ्लो, इसको नील के साथ कंपेयर कर लेते हैं जिसमें 47 है। नंबर ऑफ डैम्स इसमें एक है, इसके ऊपर डैम्स 3 है। लाइव स्टोरेज कैपेसिटी 132 मिलियन एकड़ फीट है और यहाँ पे सिर्फ देख लें कि 14 मिलियन एकड़ फीट है। परसेंटेज स्टोरेज 10% है, यहाँ पे 281। कोलोराडो बेसन के ऊपर देख लें 497 परसेंटेज स्टोरेज कैपेसिटी, सुतलज के ऊपर 35, येलो रिवर के ऊपर 20, वर्ल्ड एवरेज जो है वो 40 है। और जहाँ पे लाइव स्टोरेज कैपेसिटी मिलियन एकड़ फीट वर्ल्ड एवरेज 8000 की है, हम 14 मिलियन एकड़ फीट जो है वो स्टोर किए बैठे हैं। कैरी ओवर कैपेसिटी डेज के, कितने दिन के लिए आप जो है वो पानी सेव रख सकते हैं, या फिर अगर आपके दरियाओं में पानी खत्म हो जाए तो आपकी जो स्टोरेज है वो कितने दिन तक आपको आपके मुल्क को पानी सप्लाई कर सकती है। इजिप्ट के पास 1000 दिन की सप्लाई है, अमेरिका के पास 900 की, ऑस्ट्रेलिया के पास 600 की, साउथ अफ्रीका के पास 500, इंडिया के पास 170, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन की है। एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी सेडिमेंट मिलियन एकड़ फीट और स्टोरेज मिलियन एकड़ फीट। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1967 में मंगला में जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 5.3 और थोड़ा सा सिल्ट था। उसके बाद देखें चश्मा में 0.7 जो कि ऐड हुआ इसमें। फिर आप देख लें कि तरबेला ऐड हुआ 1976 में, जिसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी होगी 15.3। बट जो सिल्टिंग थी, जो सेडिमेंटेशन है वो है 0.4, तो सेडिमेंटेशन को इसमें से निकाल दें और स्टोरेज कैपेसिटी आपको यहाँ पे अलग से नज़र आ रही है दोनों डैम्स की। उसके बाद देख लें 2012 तक 4.4 मिलियन एकड़ फीट सिर्फ क्या हो गई? सेडिमेंटेशन हो गई। हमारी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हो गई 14.2, लेकिन इसमें मंगला डैम को रेज करना शामिल था। उसके बाद हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 14.2 हुई। 2016 में देख लें 4.6 सेडिमेंटेशन 4.6 मिलियन एकड़ फीट सेडिमेंटेशन हो गई और जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी वो 14 हो गई। फिर कम होके 2025 तक ये हो जाएगी 13, 2050 में हो जाएगी 10, 2075 में 8.1 और 2021 में 13 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगी सेडिमेंटेशन और जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी 5.6 मिलियन एकड़ फीट। इस तरह से सेडिमेंटेशन की वजह से, रेत के इकट्ठे होने की वजह से समुंदर में रेत का जो लेवल है, या समुंदर में डस्ट की वजह से, या समुंदर में जो सिल्ट है उसके इकट्ठा होने की वजह से आ, जो आपके जो आपके रिवर्स हैं उनसे जो सिल्ट आती है वो आपके डैम्स में इकट्ठा होने की वजह से, जो डैम्स में सिल्ट के इकट्ठा होने का प्रोसेस है उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। वो इकट्ठा होने की वजह से आपके जो आपके डैम्स हैं उनमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाती है, क्योंकि डैम की बड के ऊपर जो है ये सेडिमेंट आके बैठता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी विद न्यू डैम्स। अगर हम नए डैम बनाते हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी मंगला चश्मा की बात हो गई, तरबेला की बात हो गई, मंगला की बात हो गई। अगर मोहम्मद डैम बनाया जाए 2024 तक तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 13.8 होगी। 2025 तक अगर हम बादशाह बना लें तो 20 हो जाएगी। 2026 तक हम कालाबाग बना लें तो 26 हो जाएगी। 2030 तक हम अगर अखोड़ी डैम बना लें तो 31 हो जाएगी। 2035 तक हम श्योक डैम बना लें तो 36 मिलियन एकड़ फीट हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। ये हम अगर सिर्फ 4-5 बड़े डैम बना लें ये, तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में इश्यूज की। इश्यूज क्या हैं?
वाटर लॉसेस एंड वेस्टेजेस एक बहुत बड़ा इशू है। इरिगेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि जो मैक्सिमम तकरीबन 95% फ्रेश वाटर इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रॉपर जो है वो इरिगेशन स्ट्रक्चर ना होने की वजह से पानी मैक्सिमम जो है वो ज़ाया हो जाता है। मिसाल के तौर पे नहरों में लाइनिंग नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से जो पानी नहरों में छोड़ा जाता है वो ज़मीन में जज़ब होकर ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा कोई प्रॉपर वाटर प्राइसिंग का मैकेनिज़्म नहीं है। जो पानी हम इरिगेशन सिस्टम को देते हैं, आपाशी के निज़ाम में देते हैं, जिसको फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर फार्मर से जो पैसे वापस लिए जाते हैं, जिसको आबियाना किया जाता है, वो एक नॉमिनल सा अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती। वो इतनी कम प्राइस है कि उस वो प्राइस इवन इन इरिगेशन को, इरिगेशन का जो नेटवर्क है, कैनाल्स को रिपेयर करने के लिए, खालों को रिपेयर करने के लिए इनफ पैसा नहीं है, और डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें देने के लिए पैसा हमारे वाटर टैक्स में से या हमारे जो वाटर चार्जेस हैं या आबियाना उससे जो है वो नहीं कलेक्ट हो पाता। एक और जो मसला है वो है अंडरग्राउंड एक्वीफर जो है पाकिस्तान में। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको एक्वीफर कहा जाता है। अंडरग्राउंड वाटर ये भी आप यूँ कह लें कि लेक्स की फॉर्म में या फिर पाउंड्स की फॉर्म में ज़ेरे ज़मीन जो है वो ये पानी मौजूद रहता है, जिसको एक्वीफर कहा जाता है। ये जब बोरिंग करके फॉर इंस्टेंस जो है पानी निकाला जाता है, तो वो एक्वीफर में से ही किसी ना किसी जो अंडरग्राउंड जो वाटर एक्वीफर है उसमें से पानी जो है वो आ रहा होता है। ये जो इस तरह के आपका अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, उनको वो लगातार डिप्लीट हो रहे हैं, वो लगातार जो है वो कम रिड्यूस हो रहे हैं। किस वजह से? ड्यू टू कंटिन्यूस पंपिंग आउट, लगातार पानी निकाले जाने की वजह से नेचुरल एक्वीफर्स जो हैं उनको रिप्लेनिश नहीं किया जा रहा। रिप्लेनिशमेंट ऐसे होती है, साल के तौर पे एक जगह पे आपने बोर जो है खोदा हुआ है, तो बार बार अगर बारिश हो रही हो तो पानी जो है वो ज़मीन में जज़ब हो के उसी नेचुरल एक्वीफर में ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा। या अगर बारिश ना हो रही हो, उसके आसपास कोई नहर हो, तो नहर में से भी जो है वो पानी ज़मीन में जज़ब होके अंडरग्राउंड जो एक्वीफर है उसको रिचार्ज करता रहता है, रिप्लेनिश करता रहता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ड्रॉट्स के सीज़न चलते हैं, बारिश जो है अब कम हो गई है, इस वजह से अंडरग्राउंड जो एक्वीफर है वो रिप्लेनिश नहीं होता। नियरली 3 to 4 मिलियन एकड़ फीट शॉर्ट फॉल ऑफ ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज एनवली। सालाना हमारा 3 से 4 मिलियन एकड़ फीट का जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी जो ज़रूरत है हमारी उसमें कमी आती रहती है। और ये इसकी वजह से खदशा है कि हमारे अंडरग्राउंड एक्वीफर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 2015 की नासा के स्टडी ने ये हाईलाइट किया कि इंडस बेसन जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड और सबसे तेज़ी से डिप्लीट होने वाला जो जो अंडरग्राउंड सिस्टम है इंडस बेसन का, वो एक्वीफर्स का जो सिस्टम है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। अब्यूज़ ऑफ वाटर, पानी का गलत इस्तेमाल, पानी का ज़या करना, घरों में जो ज़ाया किया जाता है, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में वाटर स्कैर्सिटी के लिए। लैक ऑफ वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं डैम्स की बात कर चुका हूँ कि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज के लिए डैम्स नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ जो है वो 13 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज कैपेसिटी है, जो अब जाके कोई तकरीबन 18-19 मिलियन एकड़ फीट के करीब हुई है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के पास 30 दिनों या एक महीने की कैरी ओवर कैपेसिटी है, जो कि दुनिया में इजिप्ट जैसे मुल्क की हम बात करें जिसके पास 1000 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी है, इंडिया के पास 180 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी है। केनाल्स का जो हमारा नेटवर्क है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो जो नहरें हैं उनको दोबारा से बनाने की ज़रूरत है, रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से हमारे अर्बन सेंटर्स के ऊपर बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन का मसला जो है, इसकी वजह से हमारे दरख्त काटे जा रहे हैं। दरख्त के काटने की वजह से फॉरेस्ट कवर कम होता है। जितने ज़्यादा किसी इलाके में दरख्त होंगे कहा जाता है, उतना ही उस इलाके में एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स कम होंगे। और जब एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स कम होंगे तो उस एरिया में जो रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन है उसके लेवल जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल लेवल्स की वजह से फिर आपका नेचुरल जो जो वाटर का साइकिल है, अंडरग्राउंड एक्वीफर का रिचार्ज होना है, वो भी अपने बैलेंस में रहेगा। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सारा साइकिल जब डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट फिर पड़ता है वाटर सिक्योरिटी के ऊपर या वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। वाटर यूज पैटर्न्स क्या है? मिसाल के तौर पे फोर्थ हाईएस्ट वाटर यूज दुनिया में किसका है? पाकिस्तान का है। अमाउंट ऑफ वाटर इन क्यूबिक मीटर्स यूज पर यूनिट ऑफ जीडीपी इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट। पाकिस्तान में जो क्यूबिक मीटर्स में पानी इस्तेमाल किया जा रहा है पर यूनिट ऑफ जीडीपी,
वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। फिर हम घरों में पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हो रही है। 2021 2099 तक या 2100 तक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 36 करोड़ हो चुकी होगी, या आज की जो पॉपुलेशन उसका डबल हो चुकी होगी बास प्रोजेक्शंस के मुताबिक। इस पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट के ऊपर पाकिस्तान का जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 450 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो इट मीन्स कि एब्सोल्यूट स्कार्सिटी है किसी मुल्क में। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान 4th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है दुनिया में क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो नेचुरल पाकिस्तान में वाटर अवेलेबिलिटी है वो मुतासर हो रही है। पुअर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमारे पास प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास राइट टूल्स, राइट इक्विपमेंट और राइट टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। हम ड्रिप इरिगेशन को इस्तेमाल नहीं करते। हमारी जो इरिगेशन सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इस्तेमाल नहीं करते। हम जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है वो हम काश्त करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर यूज़ बहुत ज़्यादा है। फिर हमारी केनाल से 55% वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, जो वाटर लाइनिंग, जो केनाल लाइनिंग के ना होने की वजह से होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल विल नहीं है कि वाटर रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। इश्यूज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में इस पे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।